जंगल में कल्लू की शादी की तैयारियां चल रही थीं। सभी पक्षी कल्लू की शादी की तैयारियां खुशी खुशी कर रहे थे। रानो, तुमने शादी की सारी तैयारी कर ली? जी मीनू बुआ, मैंने सारी तैयारी कर ली है। बस गुड़िया की कुछ चीज़ें रहती हैं, कल ही बाजार जाऊंगी और ले आऊंगी। आपकी सारी तैयारी हो गई क्या? अरे, मैं बुड्ढी अब क्या ही तैयारी करूंगी। बस अपने पुराने झुमके मिट्ठू सुनार की तरफ भेजे हैं, उनको पॉलिश करके भेज देगा। कल्लू बूढ़ी कवि का इकलौता बेटा था। बूढ़ी कवि ने कल्लू की शादी के लिए चीला से बहुत सारा कर्जा लिया था, वो भी ब्याज पर। देखा तूने रानो, बूढ़ी कवि ने कितने फंक्शन रखे हैं शादी के। हमारे ज़माने में तो 2-3 ही फंक्शन होते थे, यहाँ तो उबटन माइयों और पता नहीं क्या क्या। जी मीनू बुआ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सब तो पैसे का ज़या है। शादी तो सादगी से भी हो सकती है। बस इस बूढ़ी को कौन समझाए। तभी बूढ़ी कभी भी वहाँ पर आ जाती है। वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। कल्लू मेरा इकलौता बेटा है, अगर मैं उसकी शादी पर पैसा नहीं लगाऊंगी तो कहाँ लगाऊंगी। देखा नहीं कितने बड़े घर में मैंने शादी की है। लड़की को घर वाले जी भर के दहेज देंगे और साथ में एक घोंसला भी। तुम दोनों चल रही हो ना मेरे कल्लू से। अरे बूढ़ी मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और मीनू बुआ तो बस वैसे ही बात कर रहे थे। तुम्हें और मीनू को क्या पता, तुम तो खुद इतनी गरीब हो। और इस मीनू की तो कोई औलाद ही नहीं है, इसे क्या खबर। ये कहकर बूढ़ी वहां से चली जाती है। बूढ़ी की इस बात से मीनू बुआ को बहुत दुख होता है। मीनू बुआ, आप बूढ़ी मौसी की बात का बुरा मत मनाइए, उनकी तो आदत है। चले हम घर चलते हैं, मैं आपको शादी की सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। देखा मिट्ठू, मेरा अमीर ससुराल, कितने अमीर लोग हैं, क्या क्या सामान उन्होंने दिया है। तुम लोगों ने तो कभी उन चीज़ों का नाम भी नहीं सुना होगा जो चीज़ें मेरे ससुराल वालों ने दी हैं। और देखा कैसे मेरी आओ भक्त करते हैं। हाँ हाँ कालू भैया, ये बात तो किसी से छुपी नहीं। लड़की कवि वालों ने खूब दहेज दिया है। लड़की कवि वाले भी खूब जी भरकर दहेज देती हैं। फिर बूढ़ी कवि सभी पक्षियों को अपनी बहू का दहेज बढ़ा बढ़ा कर दिखाती है। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रही बूढ़ी। देखा नहीं रानो, कैसे बढ़ा चढ़ा कर सब दिखा रही है। और सारा पैसा इसने कल्लू की शादी पर लौटा दिया है। पता नहीं इतना सारा कर्ज कैसे उतारेगी। हाँ मीनू बुआ, आप ठीक कह रही हैं। बूढ़ी मौसी को अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए था। औलाद का तो कुछ पता नहीं, कब जाने बदल जाए। और मुझे तो उनकी बहू के तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे। रानो, तुमने बूढ़ी मौसी की बहू चमकीली का दहेज देखा है? क्या क्या बढ़िया चीजें थी। नहीं मीठी तोती, मैं नहीं देखने गई। ऊपर वाले का शुक्र है, उसने जितना दिया है हम उसी में खुश हैं। शादी के बाद बूढ़ी कवि सारे जंगल में तरह तरह की मिठाइयाँ भी बांटती है, लेकिन ये सब खर्चे होने के बाद अब पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा था। शादी में तो सारा पैसा लग चुका था। अब बूढ़ी कवि ने कुछ और कर्ज लेकर बहू के नाज नखरे उठाने शुरू कर दिए। उसके लिए तरह तरह के पकवान और फिर नए कपड़े और नई चीज़ें। जब सारा पैसा खत्म हो जाता है तो फिर एक दिन खाने की टेबल पर, बहू, मैं सोच रही थी वो जो तेरे गहने हैं जो तेरे मैके वालों ने दिए हैं वो तू लाकर मुझे दे दे, मैं उनको हिफाजत से रख दूंगी। क्यों माँ जी,
मैं खुद ही हिफाजत से रख लूंगी। और वैसे भी वो सारे गहने तो मेरे माँ पिता ने मुझे दिए हैं, मैं क्यों दूँ आपको। अच्छा ठीक है, अब तो शादी को काफी दिन हो चुके हैं। मैं सोच रही थी तुझसे एक दिन मीठा पकवा कर तो अब घर का काम शुरू कर ले। घर का काम? लेकिन मैंने तो कभी घर का काम किया ही नहीं। हमारे घर में तो खूब नौकर चाकर थे, सारा काम तो वही करते थे। बहू के तेवर बदले देखकर बूढ़ी कवि का माथा ठनक जाता है। लेकिन बेटी, यहाँ पर तो कोई नौकर चाकर नहीं है, यहाँ पर तो तुझे ही सब करना पड़ेगा। मैं क्यों करूँगी? मुझसे पहले भी तो आप कर रही थी ना, और शादी के इतने बाद दिन तक भी आप ही कर रही हैं, फिर मैं क्यों करूँ? कालू को खामोश देखकर कल्लू कव्वे को खामोश देखकर बूढ़ी को और गुस्सा आता है। अरे, तू खामोश बैठा है, अपनी बीवी की बातें नहीं सुन रहा? मैं क्या नौकर हूँ तुम दोनों की? सारी जिंदगी पहले तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब क्या तेरी बीवी की भी खिदमत करूँ? माँ, मुझे इस सारे का पता नहीं, और वैसे भी अमीर घर से बहू लाने का तुम्हें ही शौक था, और जब वो बता रही है कि उसने ये काम कभी नहीं किया, तो फिर क्यों उससे करवा रही है? पहले भी तो तू ही कर रही थी, अब भी कर ले। अगले दिन ही चीला अपना कर्ज वापस लेने आ जाता है। ओ बूढ़ी कवि कहाँ पर हो? तो चीला, सरदार आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। तू तो जब से कर्ज लेकर गई है गायब ही हो गई है, गधे के सर से सींगों की तरह। जल्दी से मेरा कर्ज वापस दो, मुझे बहुत जरूरत है। कर्ज? वो चीला सरदार, अभी तो मेरे पास कर्ज नहीं है, मैं आपको कुछ ही दिनों में देती हूँ। देखो बुरी, मुझे बार बार आकर पूछने की आदत नहीं है। अगली बार जब आऊँगा तो कर्ज लेकर ही जाऊँगा, वरना जो तेरा घोंसला है ना, सब तोड़ फोड़ के रख दूंगा। चीले की आवाज़ सुनकर आसपास के पक्षी भी आ जाते हैं। कल्लू कौवा और चमकीली भी बाहर आ जाते हैं। माँ, अब क्या होगा? अब क्या होना है? इसलिए तो मैं चमकीली से कह रही थी कि अपने जेवर दे दे, हम वो जेवर बेचकर चीला के पैसे दे देते हैं। क्या क्या? बूढ़ी, तो तूने ये सब कुछ सोच कर रखा था? मैं तो अपना जेवर कभी भी नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ। कालू जी, आपने भी चलना है तो चलिए। और वैसे भी मेरे माँ पिता ने मुझे एक अच्छा घर दिया है, मैं तो इस पुराने टूटे फूटे घोंसले में रहना भी नहीं चाहती थी। कल्लू जी, क्या सोच रहे हैं? वो चमकीली, लेकिन मैं माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो फिर क्या यहाँ पर घोंसला टूटने का इंतजार करना है? देखा नहीं, वो चीला सरदार अपने गुंडों के साथ आया था, अगली बार घोंसला तोड़ फोड़ देगा। और मेरा तो इतना नया जहेज का सामान है, मैं तो यहाँ पर एक पल नहीं रुकूंगी। चलिए उठिए। घोंसला टूटने की बात से कालू कौवा भी सोचता है, चमकीली ठीक ही कह रही है, और ये चीला तो वैसे भी बहुत मशहूर है, ये तो अपना कर्ज लेकर ही छोड़ेगा, और माँ के पास तो देने को कुछ भी नहीं है। वो घोंसला तोड़ने ज़रूर आएगा, और ऐसे में अगर मेरी भी उसने मरम्मत कर दी, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? बूढ़ी माँ को इस सारी परेशानी में छोड़कर जा रहा है। तो जैसा निकम्मा बेटा होने से तो बेहतर था मेरा बेटा ही ना होता। देखो माँ, मुझे घोंसले से कुछ फायदा नहीं होगा, और शादी पर इतना सारा कर्ज लेकर
इतनी धूम धड़का करने का तुझे किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था ना। मैं अब जा रहा हूँ। तुम्हें ही शौक था कि पूरे जंगल को पता लगे शादी का। तुम जानो, तुम्हारा कर्जा जाने। फिर कल्लू चमकीली को लेकर वहां से चला जाता है और फिर चीला अपने गुंडों के साथ अपने वादे के मुताबिक आ जाता है। ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, कहाँ पर है तू? चीले की आवाज सुनकर भूरी बाहर आ जाती है। ला निकाल मेरा कर्जा। वो चीला सरदार, कर्जा तो मेरे पास नहीं है, ऊपर से वो कल्लू, वो भी मुझे छोड़कर चला गया है। देख बुढ़िया, ये अपनी परेशानी की दुखी कहानियां मुझे मत सुना। मुझे मेरा पैसा चाहिए। तब तो बड़े धूम धड़के से शादी कर रही थी, कह रही थी दे जाऊंगी। अब जल्दी से निकाल पैसा मेरा। चीला सरदार, वो कर्जा तो मेरे पास नहीं है। फिर चीला अपने गुंडों को कहकर बूढ़ी माँ का घोंसला तोड़वा देता है। उधर कल्लू भी खुशी खुशी चमकीली के साथ चला तो जाता है, लेकिन जैसे ही चमकीली अपने घर में रहना शुरू करती है तो वो कल्लू को बात बात पर जलील करना शुरू कर देती है। उठो, उठो निकम्मे, पता नहीं मेरे माँ पिता ने तुझमें क्या देखा था, एक सुस्त काहिल मेरे पल्ले बांध दिया। उठो, उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। चमकीली का ये बदला रवैया देखकर पहले तो कल्लू को लगता है कि वो कोई ख्वाब देख रहा है। क्या ये मैं नींद में हूँ? क्या मैं नींद में ख्वाब देख रहा हूँ? चमकीली, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ख्वाब में तो नहीं हो तुम, और मैं ये हकीकत में कह रही हूँ। और शौहर हो? क्या शौहर हो? एक अच्छा घर तो तुम्हारे पास नहीं था, जो टूटा फूटा था, वो भी तुम माँ बेटे ने ऊपर कर्जा चढ़ाया हुआ था। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। नाश्ता? मैं क्यों नाश्ता लेकर आऊं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम पत्नी हो, तुम मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। वाह वाह, प्रोटोकॉल तो ऐसे मांग रहे हो जैसे मुरब्बों के मालिक हो। जल्दी से जाओ, मेरे लिए नाश्ता लाओ। ज्यादा बात सुनाने की मुझे आदत नहीं है, ये ना हो तुम्हारा बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल करूं। बूढ़ी माँ का घर टूटने पर वो एक पेड़ के नीचे आकर रहने लगती हैं। जंगल के सभी पक्षी ये सब देखकर बहुत उदास थे। ऐसे में रानो और मीनू बुआ बूढ़ी कवि के पास आती हैं। बूढ़ी मौसी, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पर, यहाँ पर तो बहुत ठंड है, आप बीमार पड़ जाएंगी। अरे नहीं रानो, बूढ़ी बहन को तो मैं साथ लेकर जाऊंगी, वैसे भी मैं अकेली होती हूँ। खूब इसके साथ मिल बनेगी मेरी, और मेरा भी दिल बहल जाया करेगा। उन दोनों को ऐसा कहते हुए सुनकर बूढ़ी कवि बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मैंने तुम दोनों को बहुत बुरा भला कहा। तुम दोनों बिल्कुल ठीक ही कहती थी। मैंने कर्ज लेकर बहुत बुरा किया। मुझे ये सब कुछ अपने बुढ़ापे के लिए लेकर रखना चाहिए था। अरे बूढ़ी मौसी, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अब चलिए, हमारे साथ चलिए। मैंने बहुत अच्छा पुलाव बनाया है आपके लिए। फिर वो बूढ़ी मौसी को अपने साथ ले जाती है। बूढ़ी मौसी रानू के घर से पुलाव खाने के बाद मीनू के साथ चली जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं। उधर कल्लू रोज सुबह शाम चमकीली से यही ताने सुनता रहता और उसके सारे काम करता रहता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।